वसा। वसा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे चर्चा होगी। तो ध्यान से सुनते चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये चैप्टर ख़त्म होता तो उसके बाद फिर लिखा पढ़ी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो वसा की बात किया जाए, इसका निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में वसा का निर्माण करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट के समान वसा का भी निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में वसा का निर्माण करते हैं। और दूसरी परिभाषा जो एग्जाम में आती है, यानी वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये रासायनिक रूप में है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। एस्टर बंध, इस बंध के द्वारा जुड़ करके वसा का निर्माण करते हैं। तो एक परिभाषा तो हो गई, चूंकि वसा कार्बनिक पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट के समान, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिलते हैं, यौगिक के रूप में वसा का निर्माण करते हैं। दूसरी परिभाषा यहाँ पे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल एस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके वसा का निर्माण करते हैं। सीजीएल में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था कि वसा के निर्माण में किस बंध का योगदान होता है, तो एस्टर बंध। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में किस बंध का योगदान होता है, तो उस दिन हमने बताया था ग्लाइकोसिडिक बंध। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल एस्टर बंध के द्वारा जुड़ करके वसा का निर्माण करते हैं। अब वसा का कार्य क्या होता है, तो वसा का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट के समान ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य ये पोषक तत्व करता है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा प्रदान करने की बात किया जाए, जैसे कल यानी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, वसा का भी मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, वसा। क्योंकि 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से शरीर को लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने क्या बताया कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, वसा से। और वसा की बात किया जाए तो 1 ग्राम वसा से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है, लगभग 9.3 किलो कैलोरी। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, यानी शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण वसा से होता है, लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति पूछेगा, ऊर्जा की प्राप्ति, तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, यानी शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किस पोषक तत्व से होती, कार्बोहाइड्रेट। जबकि शरीर में ऊर्जा का निर्माण सबसे ज़्यादा किससे होता है, वसा से। फिर क्रियाशीलता की बात किया जाए कि सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा किसकी होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा जो है, क्रियाशील ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वसा से अधिक होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता वसा की तुलना में अधिक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, वो अगर 2 घंटे कार्य करता है, और किसी को 1 ग्राम वसा दी जाए
तो उसकी तुलना में 1 घंटे या 1.5 घंटे ही कार्य कर पाएगा। यानी कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा में। जबकि शरीर में ऊर्जा का निर्माण सबसे अधिक किससे होता है, वसा से, क्योंकि 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। जो फिर तो हमने बताया यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिलते हैं तो यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते हैं, वसा का। दूसरी परिभाषा बताई गई, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ये एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। इस बंध के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, वसा का। फिर वसा का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपने बताया कि मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम वसा से शरीर को लगभग कितने किलो कैलोरी, तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, तो इसका आंसर होगा वसा। जबकि शरीर में सर्वाधिक, यानी शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किस पोषक तत्व से होती, तो उसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। या सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा जो है किस पोषक तत्व की होगी, इसका भी आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों होता है, चूंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा वसा की तुलना में अधिक होती है। यही कारण है कि कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता वसा की तुलना में अधिक होती है। जैसे एक बहुत मोटा आदमी है, मान लीजिए एक पतला, दोनों को साथ दौड़ाया जाए तो कौन ज़्यादा दौड़ेगा, स्वाभाविक पतला आदमी। चूंकि मोटा आदमी होगा उसमें वसा अधिक होगी, वसा ऊतक बन जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें कार्य करने की क्षमता कम होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण वसा से होता है, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता वसा की तुलना में अधिक होती है। यानी सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का निर्माण अधिक किससे होता है, वसा से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा वसा की तुलना में अधिक होती है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए आए। अब आइए वसा के प्रकार की बात किया जाए। फैट, तो रासायनिक संगठन के आधार पर वसा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वसा, सिंपल फैट, संयुक्त वसा, कंपाउंड फैट, और तीसरा प्रकार है इसका व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा, डिराइव्ड फैट। सरल वसा यानी ऐसी वसा जिसको हम लोग सीधे जंतु या वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसी वसा को कहा जाता है सरल वसा। इसके प्रकार की बात किया जाए तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक संतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, और दूसरी है आपकी असंतृप्त वसा। यानी अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा यानी जंतु स्रोतों से जो भी वसा हम लोग प्राप्त करते हैं, जंतु स्रोत से जो भी वसा प्राप्त की जाती है कौन सी होती है, संतृप्त वसा। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे घी है, मक्खन है, चर्बी है,
ये कॉड लीवर आयल वगैरह, इन सब से हम लोग कौन सी वसा प्राप्त करते हैं? संतृप्त। तो यानी जंतु स्रोतों से प्राप्त वसा को संतृप्त वसा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये असंतृप्त वसा यानी वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त वसा को, पेड़ पौधों से जो प्राप्त करते हैं, वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त वसा को जो है असंतृप्त वसा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सरसों का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, स्थिर बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, जितने भी हैं जो वनस्पति कायल जितने होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? असंतृप्त वसा। तो यानी जंतु स्रोतों से प्राप्त वसा को संतृप्त वसा और वनस्पतिक स्रोतों से प्राप्त वसा को असंतृप्त वसा कहते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए, बहुत पूछता है कि वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण, यहाँ से 3-4 प्रश्न आते हैं। वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो क्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण। इसी क्रिया के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण होता है, हाइड्रोजनेशन। इसमें होता क्या? वनस्पत तेल में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकेल। तो यानी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है वनस्पत तेल में इस गैस को प्रवाहित करते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण है। तो यानी वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? एक क्वेश्चन। फिर वनस्पत घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन गैस। और वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? निकेल का। तो यानी वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा। इस क्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है? यानी वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस। फिर वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में कैटालिस्ट, क्योंकि कैटालिस्ट नहीं डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, ये तेल में मिलेगी नहीं। इसको मिलाने के लिए कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। और वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। और अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण। तो सरल वसा यानी जो वसा आप प्राप्त करते हो वो असंतृप्त होती है, जैसे सरसों का तेल, बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी राइस ब्रेन ऑयल वगैरह सब किसके एग्जाम्पल होंगे? असंतृप्त वसा के। फिर यहाँ से क्वेश्चन लिया गया कि वनस्पत तेल से वनस्पत घी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो आपने बताया कि हाइड्रोजनीकरण क्रिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। और वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो निकेल का। तो ये सरल वसा की बात हुई। अब आइए संयुक्त वसा। जब इसी सरल वसा में दूसरे पदार्थ मिलते हैं तो इससे किसका निर्माण हो जाता है? संयुक्त वसा का। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे फास्फोलिपिड, वसा का रासायनिक रूप लिपिड होता है। यानी वसा और फास्फोरस का मिश्रण क्या है? फास्फोलिपिड। यानी वसा में फास्फोरस मिल गया तो कैसी वसा होगी? संयुक्त वसा होगी। यही वसा दूध वगैरह में कौन सी वसा पाई जाती है? यानी दूध को कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि दूध में ये वसा होती है, इसमें भी फास्फोरस होता है। तो फास्फोलिपिड। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है संयुक्त वसा का, ग्लाइकोलिपिड। यानी वसा, लिपिड यानी वसा और ग्लूकोज का मिश्रण क्या है? ग्लाइकोलिपिड, यानी संयुक्त वसा है। तो आपकी मांसपेशियां जितनी, इसमें कौन सी वसा पाई जाती है? ग्लाइकोलिपिड। जितने जंतु हैं संसार के, समस्त जंतुओं की मांसपेशियों में ये वसा पाई जाती है, जो ग्लाइकोलिपिड। ये कैसी वसा है? संयुक्त वसा है। फिर न्यूक्लियोलिपिड, न्यूक्लियोलिपिड। न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, पढ़ाएंगे आगे हम चैप्टर में। तो यानी आपकी जितनी कोशिका है या डीएनए है या गुणसूत्र है या जीन है, इनमें कौन सी वसा पाई जाती है? न्यूक्लियोलिपिड होती है। ये कैसी वसा है? संयुक्त वसा है आपकी।
तो संयुक्त वसा यानी जब सरल वसा में दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं तो इससे संयुक्त वसा का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और न्यूक्लियोलिपिड। ये वसा दूध में पाई जाती है, ये वसा मांसपेशियों में, ये वसा जो है कोशिका, गुणसूत्र, जीन या डीएनए आरएनए में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका व्युत्पन्न वसा है। जैसे किताबों में पढ़ते होंगे आप, लूसेंट वगैरह, वहाँ दिया गया वसा के दो प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त, इसी के बारे में बता दिया गया और छोड़ दिया गया जो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत पूछता है। संयुक्त वसा क्या है? यानी जब सरल और संयुक्त वसा का, दोनों का, सरल और संयुक्त वसा का जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस, तो इससे व्युत्पन्न वसा के रूप में जो है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। यानी व्युत्पन्न वसा का निर्माण किससे होता है? सरल और संयुक्त वसा का क्या होता है? जल अपघटन। इससे किसका निर्माण होता है? व्युत्पन्न वसा। एग्जाम्पल जैसे कोलेस्ट्रॉल, बहुत पूछता, कई बार क्वेश्चन आए, कोलेस्ट्रॉल कैसी वसा है? तो आपने बताया कि एक व्युत्पन्न वसा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात किया जाए तो आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल एक व्युत्पन्न वसा होती है और इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो संतृप्त वसा में अधिक होती है। यानी घी वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ेगा, और असंतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती। यानी यहाँ पर इसकी मात्रा कम और संतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है अधिक होती। अब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब क्या होगा? तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में तो इससे होता क्या है? ये ब्लड में जाकर के धीरे धीरे क्लॉट होती, जमना शुरू होती। जैसे मान लीजिए ये हृदय है आपका, इसको यहाँ साफ कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बताएं इसके बारे में, कई क्वेश्चन है आप। यहाँ से ना, ठीक। हाँ देखिए, उसी के आगे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, चूँकि यहाँ से कई क्वेश्चन आते, थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कैसी वसा है? तो आपने बताया कि एक व्युत्पन्न वसा होती, व्युत्पन्न वसा है, जिसकी मात्रा आपने बताया संतृप्त वसा में अधिक, संतृप्त वसा में अधिक और असंतृप्त वसा में कम होती है, असंतृप्त वसा में कम होती। अब आइए मनुष्य में बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, यानी पुरुषों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती, जबकि स्त्रियों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है पुरुषों की तुलना में कम होती है। यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा स्त्रियों में कम और इसकी मात्रा पुरुषों में अधिक। ऐसा क्यों होता है? स्त्रियों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, इसे स्त्री विकास हार्मोन कहते, पढ़ाएंगे इसको भी आगे हार्मोन में। तो एस्ट्रोजन एक स्त्री विकास हार्मोन है और यही हार्मोन स्त्रियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता है, यही कारण है कि पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा तो अभी आपने बताया कि धमनी और शिराओं में धीरे धीरे जमती है वसा। जैसे मान लीजिए हृदय है आपका, हार्ट, अभी पढ़ेंगे आगे आप। हार्ट में एक धमनी होती कैरोनरी, क्या नाम है इसका? कैरोनरी धमनी। इसी कैरोनरी धमनी के द्वारा रुधिर के माध्यम से हृदय की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई होती। अब मान लीजिए आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ब्लड के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आके यहाँ पे ऐसे क्लॉट करेगा, जमना शुरू होगा और धीरे धीरे इस धमनी को ब्लॉक कर देगा। अब अगर इस धमनी को ब्लॉक कर देगा तो जो रुधिर के माध्यम से भोजन या ऑक्सीजन या जो भी प्राप्त हो रहे थे हृदय की कोशिकाओं को नहीं मिल पाएंगे। तो इस कंडीशन में हृदय की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती, इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक।
यानी हार्ट अटैक का वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। तो हार्ट अटैक की संभावना सबसे अधिक किसमें होती? पुरुषों में। स्त्रियों में कम क्यों होती? क्योंकि स्त्रियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पुरुषों की तुलना में कम। ऐसा क्यों होता है? स्त्रियों में पाया जाता है ये हार्मोन, और ये हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो पुरुषों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि पुरुषों में हृदयाघात या हार्ट अटैक की संभावना स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल कैसी वसा है, तो व्युत्पन्न वसा है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसमें अधिक होती है? संतृप्त वसा, यानी घी, मक्खन, जो भी आप लेते हैं। इसके बाद मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसमें अधिक होती है? पुरुषों में। किसमें कम होती है? स्त्रियों में। तो स्त्रियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम क्यों होती? चूँकि ये हार्मोन पाया जाता है, ये हार्मोन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुरुषों में ये हार्मोन नहीं पाया जाता है, ये हार्मोन नहीं पाया जाता, यही कारण है कि पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा स्त्रियों की तुलना में अधिक हो जाती। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इसकी विशेषता आपने बताया कि ये धमनी और सिराओं में धीरे धीरे जमती है। मान लीजिए हृदय की इस कैरोनरी धमनी को इसने आकर के ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो इसी धमनी के माध्यम से जो है रुधिर, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई हृदय की कोशिकाओं को करता है। अब अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो रुधिर यहाँ आएगा नहीं, और रुधिर आएगा नहीं तो इन कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में हृदय की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। तो वर्तमान समय से हार्ट अटैक के तो कई रीज़न होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है किसकी अधिकता? कोलेस्ट्रॉल। तो यानी पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना स्त्रियों की तुलना में अधिक क्यों होती? तो आपने बताया कि पुरुषों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। अब आइए आगे चलते हैं। वसा के कार्य, इसको नोट कर लें आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए देख। वसा के कार्य, फंक्शन ऑफ फैट। वसा के कार्य, फंक्शन ऑफ फैट। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। वसा का कार्य क्या है, जानकारी ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे वसा का सबसे मेन कार्य आपने शुरू में बता दिया कि वसा का मुख्य कार्य क्या होता? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये वसा का मेन कार्य है। दूसरा कार्य, वसा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। बहुत पूछता है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन देगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो आंसर क्या होगा इसका? वसा। फिर तीसरा कार्य वसा का, वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो यानी कौन सा पोषक तत्व भोजन को स्वादिष्ट बनाता है? वसा। तो यानी कोई भी भोज्य पदार्थ आप बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाए, पनीर बनाए, कुछ भी बनाते हैं, उसमें तेल या घी का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो यानी ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है वसा का। चौथा, वसा के द्वारा कुछ विटामिनों का संचयन किया जाता है। तो वसा के द्वारा विटामिन ए, डी, ई और के का संचयन किया जाता है। तो यानी कौन सा पोषक तत्व जो है विटामिन ए, डी, ई और के का संचयन करता है? तो वसा। यानी वसा में विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। अभी विटामिन हम पढ़ाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन, तो उसका आंसर होगा ए, डी, ई और के वसा में है, जबकि बी और सी जल में। तो वसा के 4 कार्य हमने बताया। पहला कार्य
वसा का सबसे मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में दोनों का कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। यहाँ फिर क्लियर कर दे रहे हैं, वसा का कार्य भी ऊर्जा प्रदान करना और कार्बोहाइड्रेट का भी कार्य ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन अगर पूछा जाए शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण वसा से होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। लेकिन शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, अगर प्राप्ति शब्द लगा दिया तब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आंसर। फिर सर्वाधिक क्रियाशील यानी किसकी ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, आगे हमने बताया है। तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता वसा की तुलना में अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बेटा इसका स्क्रीनशॉट, आप लोग नोट्स के लिए परेशान बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, सब लड़के लिख रहे हैं नोट्स, कैसे इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, धीरे धीरे सब लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, बाद में रहेगा भी आपके ऐप्स में पड़ा रहेगा। हाँ पब्लिक ऐप सब में रहेगा, आराम से आप देख करके बाद में नोट कर लीजिएगा जो। और नोट्स बनवाएंगे बहुत लंबा समय लगेगा, सिलेबस बहुत लंबा है, इसीलिए बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। आप क्लास में देखते होंगे इतना आराम से हम कभी नहीं पढ़ाते हैं जो। इसमें स्क्रीनशॉट के लिए फिर से मौका मिल जाएगा, सब सेव कर रहे हैं इसलिए पेज वाइज करते जा रहे हैं, आप परेशान ना होइए जो है, आराम से सुनते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में वीडियो देख करके आसानी से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तब बताइएगा आप जो है। तो शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, वसा से। सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती, कार्बोहाइड्रेट से। और सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा जो है किसकी होती है, उसका भी आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा वसा की तुलना में अधिक होती है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत पूछता घुमा घुमा करके, इसमें अक्सर गलतियां लड़के करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किस पोषक तत्व, तो ये लगाएंगे। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है, लगाएंगे। सर्वाधिक क्रियाशील ऊर्जा किसकी होती, कार्बोहाइड्रेट की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वसा से अधिक होती है। वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है अधिक होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो वसा के कार्य हमने 4 पॉइंट बताए, इस पर ध्यान दीजिए आप। पहला कार्य, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। तीसरा, वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। चौथा, वसा के द्वारा विटामिन ए, डी, ई और के का संचयन किया जाता है। यानी 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। बैग कहाँ से हुआ? चलिए देखिए पीछे से एक बार शुरू से देख लेते हैं। ये है पहला पेज आपका, यानी वसा हमने बताया, फिर से सुन लो एक बार कि वसा है क्या, तो आपने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते, वसा का। और वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और 1 ग्राम वसा से शरीर को लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर वसा के प्रकार की बात की गई तो वसा के 3 प्रकार यहाँ बताए गए। पहला है सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। फिर सरल वसा है क्या, तो जंतु और वनस्पतिक स्रोतों से जो वसा प्राप्त करते हो कौन सी होती है, सरल वसा। अर्थात इसके 2 प्रकार होंगे, तो नाम दे दिया गया। जो जंतु स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं संतृप्त, ये रासायनिक रूप में है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो वसा की 2 यानी सरल वसा की 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है, यानी जंतु स्रोतों से जो भी वसा आप प्राप्त करते हो वो संतृप्त वसा होती है, और वनस्पतिक स्रोतों से जो वसा हम लोग प्राप्त करते हो होती है असंतृप्त। संतृप्त वसा के एग्जाम्पल जैसे घी है, मक्खन है, चर्बी। जैसे घी किससे प्राप्त करते, गाय भैंस के दूध से। इसी प्रकार से मक्खन, चर्बी जो है सुअर वगैरह से, कॉड, लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल होता है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, संतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा यानी वनस्पतिक स्रोतों से जो वसा आप प्राप्त करते हो असंतृप्त वसा है।
फॉर एग्जांपल सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल जो है, चावल का राइस ब्रेन ऑयल वगैरह जो भी आ रहे हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है, हाइड्रोजनीकरण। फिर वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, निकेल का। फिर हमने बताया संयुक्त वसा के बारे में। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, यानी जब सरल वसा में कुछ दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं तो इससे संयुक्त वसा का निर्माण होता है। किसका, संयुक्त वसा का। इसके एग्जाम्पल यहाँ दिखा दिए गए, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, न्यूक्लियोलिपिड। ये दूध में वसा पाई जाती है, ये मांसपेशियों में होती है, ये डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र वगैरह में होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, संयुक्त वसा। व्युत्पन्न वसा क्या है, यानी जब इस सरल और संयुक्त वसा दोनों का क्या होता है, जल अपघटन, तो इससे किसका निर्माण होता है, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। इसका एग्जाम्पल क्या लिया गया, कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल कैसी वसा है, व्युत्पन्न वसा। इसके बारे में हमने अगले पेज में बताया है। ये कोलेस्ट्रॉल कैसी वसा है, व्युत्पन्न वसा है। इसकी मात्रा किस में अधिक होती, तो आपने बताया संतृप्त वसा, यानी घी वगैरह में अधिक होती कोलेस्ट्रॉल। और किस में कम होती है, असंतृप्त वसा। फिर अपने शरीर में आ गया, यानी मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य में पुरुषों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक और स्त्रियों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती। ऐसा क्यों होता है, स्त्रियों में हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है और ये हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि पुरुषों के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, और कोलेस्ट्रॉल अधिक होगा तो इससे किसकी संभावना अधिक होगी, हार्ट अटैक। तो यानी हार्ट अटैक की संभावना किस में अधिक होती है, पुरुषों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो कोलेस्ट्रॉल करती क्या, तो आपने बताया कि धमनी और सिराओं को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू करती है। और जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने दिया कि हृदय की कोशिकाओं को रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई कौन सी धमनी करती, कैरोनरी धमनी। ऐसे तो बहुत धमनी शिराएं होती हार्ट में। तो इस धमनी के माध्यम से हृदय की कोशिकाओं को जो है रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब अगर कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में अधिक है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड के द्वारा यहाँ आके क्लॉट होना शुरू हो गई, मान लीजिए। इसको ब्लॉक कर देगी तो रुधिर अब यहाँ आ नहीं पाएगा, यहाँ आएगा नहीं तो ऑक्सीजन और पोषक तत्व इन कोशिकाओं को नहीं मिल पाएंगे। तो इस कंडीशन में हृदय की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। तो वर्तमान समय में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता को। फिर इसी क्रम में अगला पेज है आपका, वसा के कार्य। तो वसा के 4 पॉइंट हमने बताया यहाँ पे। पहला कार्य, वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा कार्य, वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। वसा भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। और वसा के द्वारा विटामिन ए, डी, ई और के का संचयन किया जाता है। यानी कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते, तो आपने बताया कि ए, डी, ई और के। तो ये वसा हुआ आपका जो है। स्क्रीनशॉट सब लोग ले ही लिए होंगे। हम आगे चलते हैं। प्रोटीन, अगला पोषक तत्व है आपका प्रोटीन। अब ध्यान से देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये लाइव रहेगा, आप इसको बाद में देख करके आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ समझना और स्क्रीनशॉट लेना, दो ही बातें। प्रोटीन, प्रोटीन की बात किया जाए, ये भी कार्बनिक पोषक तत्व है। तो यहाँ से बात आती खोज, पहले बता दें। तो प्रोटीन की खोज किसने किया, यानी इस पोषक तत्व की खोज कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सीएस में भी। इसकी खोज जो है बर्जीलियस, तो बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिकों ने इस पोषक तत्व की खोज की। अब प्रोटीन चूंकि कार्बनिक पोषक तत्व, इसके निर्माण की बात किया जाए तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल। यानी डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है,
अमीनो एसिड बनता है, अमीनो अम्ल। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ विषम तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन के निर्माण में विषम तत्व सहायक होता है, ऑप्शन देगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सब में पढ़ रहे हैं आप, कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े, वसा में, यहाँ पे अतिरिक्त क्या हुआ? नाइट्रोजन। तो यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिलते हैं तो यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते हैं? अमीनो अम्ल। और एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल। फिर यही अमीनो अम्ल जो है इस बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा, इस बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में किस बंध का योगदान होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया ग्लाइकोसिडिक, वसा में एस्टर, और प्रोटीन के निर्माण में किस बंध का योगदान होता है? तो पेप्टाइड। तो यानी प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो आपने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिलते हैं यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते हैं? अमीनो अम्ल। और एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20, जिसमें 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक, यानी 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल। तो जो इसेंशियल आवश्यक होते हैं वो हम लोग पर डे भोजन से लेते हैं, जो अनावश्यक होते हैं उनका निर्माण शरीर में होता है। फिर यही अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, यानी पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो यानी प्रोटीन का निर्माण किससे हुआ? अमीनो अम्ल से। यानी प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। अब प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना, शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करना, तथा टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो प्लास्टर डॉक्टर चढ़ा देते। प्लास्टर तो हड्डियों को समायोजित करता है और जोड़ने का कार्य फाइब्रस प्रोटीन करती है। यानी शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन को जो है बिल्डर फूड मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। यानी शरीर का निर्माण करता किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। तो हमने क्या बताया कि प्रोटीन की खोज बर्जीलियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिकों ने किया। प्रोटीन के निर्माण की बात किया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिलकर के यौगिक के रूप में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। फिर एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। यही अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। फिर प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर के वृद्धि और विकास में सहायता करना, और इसी के साथ साथ टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। इसीलिए प्रोटीन को जो है शरीर का निर्माण करता या बिल्डर फूड मटेरियल के नाम से जाना जाता है। फिर प्रोटीन की कमी की बात किया जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारियां पूछता है, एक क्वाशरकोर, और दूसरी बीमारी है मेरेस्मस। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और मेरेस्मस जैसी बीमारियां होती, जिसमें क्वाशरकोर बीमारी केवल प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, जबकि मेरेस्मस बीमारी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, प्रोटीन और कैलोरी। तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से कौन सी बीमारी बच्चों में होती है? मेरेस्मस। दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेरेस्मस रोग होता है, ऑप्शन दे दे प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से, या किसी की कमी से नहीं,
तो वहाँ पे सटीक आंसर क्या होगा, प्रोटीन और कैलोरी दोनों। जैसे किताब में एक लाइन में लिख दिया गया कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और मरिस्मस जैसी बीमारियां होती। इतना पढ़ के आपने छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल प्रोटीन की कमी से बच्चों में ये रोग होता है। और प्रोटीन के साथ कैलोरी, कैलोरी यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मापन किस में करते हैं, खाद्य ऊर्जा का मापन कैलोरी में किया जाता है। तो अगर आपके अंदर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी हो जाती है तो ये बीमारी यानी बच्चों में होती है। तो यानी प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी होती तो बच्चों में कौन सा रोग होता, मेरिस्मस। तो कार्बोहाइड्रेट वसा का मतलब इससे ऊर्जा मिलती है, और खाद्य ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है, कैलोरी में। तो यानी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, मेरिस्मस। और केवल प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशरकोर। तो क्वाशरकोर और मेरिस्मस जैसी बीमारियां किसकी कमी से, सामान्यतः प्रोटीन। जब इसके अंदर गए तब पता चला केवल प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है, जबकि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से ये बीमारी होती है। इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, तो आगे बताएं फिर इसमें। आइए आगे चलते हैं इसी में। अब प्रोटीन के प्रकार की बात किया जाए, ऐसे प्रोटीन के भी तीन प्रकार होते, सरल प्रोटीन होती, संयुग्मी प्रोटीन होती, व्युत्पन्न प्रोटीन होती। लेकिन जीएस में आपको केवल दो ही पढ़ना है। प्रोटीन के दो प्रकार हम बताएंगे यहाँ पे, गोलाकार और तंतुमय प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन यानी ग्लोब्यूलर, और तंतुमय तंतुमय प्रोटीन। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। गोलाकार प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जिसके अणु मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणुओं की संरचना एक गोलाकार होती ऐसे, और ये प्रोटीन जल में घुलनशील, इसको आप अगर पानी में डालेंगे तो जल में क्या होती, घुल जाती। तो ऐसी प्रोटीन को कहा जाता है गोलाकार। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, तो एल्ब्यूमिन। दालों में प्रोलामाइन, प्रोलामाइन। अनाजों में यानी सीरियल, अनाजों में ग्लूटिलेंस। ये एसएससी में पूछा गया, अनाजों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटिलेंस। अनाजों के अंतर्गत ही गेहूं में पूछा गया है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है वेट में, तो इसमें जो है ग्लाइडीन सबसे अधिक होती है, उसके बाद ग्लूटीन, ग्लाइडीन। ऐसे मक्के में जीन, मेज में जीन। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, गोलाकार। हमारे रुधिर में ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह, ये सब एग्जाम्पल गोलाकार, यानी ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना गोलाकार होती है और यह प्रोटीन जल में घुलनशील होती। एक एग्जाम्पल, जैसे अंडे में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। दालों में कौन सी होती, प्रोलामाइन। अनाजों में कौन सी होती, ग्लूटिलिन्स। गेहूं में क्या होती, ग्लाइडिन। और मक्के में क्या होती, मक्के की प्रोटीन कई बार पूछा गया, गेहूं का भी पूछा गया है। फिर तंतुमय प्रोटीन यानी ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना ऐसे तंतु या तुर्क के आकार की होती। कैसी होती, तंतु या तुर्क। और यह प्रोटीन अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये जल में अघुलनशील होती है, जल में घुलेगी नहीं। तो यानी यह प्रोटीन जो है जल में अघुलनशील होती है, अघुलनशील, इनसॉल्युबल वाटर माने जाते। इसके एग्जाम्पल में एक इम्पॉर्टेंट है, वही बताएंगे।
जैसे केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन बहुत पूछता है क्वेश्चन। जैसे अगर याद हो पहली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि जितने नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके वाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो आपने बताया था वहाँ काइटिन, और काइटिन में कठोरता का कारण हमने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जितने कशेरुकी प्राणी होते हैं, कार्डेट्स, जितने कशेरुकीय प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणी यानी कार्डेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती, ठीक। जैसे मत्स्य वर्ग से शुरुआत होती, मछली है, उभयचर वर्ग में मेढक है, सरीसृप रेप्टाइल्स में आपके सांप, छिपकली, कछुआ, मगर वगैरह, एविस्ट पक्षी वर्ग में आपके सभी पक्षी आ जाते हैं, और स्तनधारी मैमल्स में हम बात करें तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, बंदर, मनुष्य सब लोग आ जाते हैं। तो यानी जितने कशेरुकी प्राणी हैं इनके वाह्य कंकाल का निर्माण, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाह्य कंकाल का निर्माण जो है किससे होता है? प्रोटीन से। और किस प्रोटीन से होता है? केराटिन। और केराटिन प्रोटीन में कठोरता का कारण, तो इस प्रोटीन में कठोरता का कारण किसे मानते? सल्फर तत्व को। यानी जहाँ की केराटिन में सल्फर की मात्रा अधिक होगी वहाँ की वाह्य संरचना कठोर होगी। जैसे अपने शरीर में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे त्वचा है, नाखून है, बाल है, ये सब बने किससे हैं? इसी केराटिन प्रोटीन से, इसी से निर्माण हुआ। त्वचा, नाखून, बाल पशुओं के खुर है, सींग है, पक्षियों के पंख है, सांप की केचुल है, कछुए के ऊपर का जो कठोर आवरण होता है, इन सब का निर्माण किस प्रोटीन से हुआ? केराटिन। लेकिन आपने देखा अपने शरीर में ही नाखून कठोर हैं, त्वचा मुलायम, बाल और मुलायम, सबका निर्माण किससे हुआ? केराटिन प्रोटीन। तो अंतर किसके कारण है? सल्फर। यानी जहाँ की केराटिन में सल्फर की मात्रा अधिक होगी वहाँ की वाह्य संरचना कठोर। यानी नाखून की केराटिन में सल्फर अधिक है तो नाखून क्या है? कठोर है। त्वचा की केराटिन में सल्फर की मात्रा जो है यहाँ की तुलना में कम है तो मुलायम है। बाल में सल्फर और कम है तो ये और मुलायम है। तो यानी केराटिन में कठोरता का कारण किस तत्व को माना जाता है? तो सल्फर। और वहाँ हमने बताया था जितने अकशेरुकी प्राणी होते हैं इनके वाह्य कंकाल का निर्माण जो है किससे होता है? काइटिन। और काइटिन में कठोरता का कारण किसे बताया गया था? कैल्शियम कार्बोनेट को। और जितने वे कशेरुकी प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती, मछली, मेढक, सांप, मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, पक्षी वगैरह, इन सब के वाह्य कंकाल का निर्माण केराटिन प्रोटीन से होता है। और केराटिन प्रोटीन में कठोरता का कारण किस तत्व को मानते? सल्फर। जैसे गाय, भैंस के खुर, सींग वगैरह बहुत कठोर होते हैं, यानी वहाँ की केराटिन में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आपने देखा क्वेश्चन यहाँ से, यानी कशेरुकी प्राणी या कशेरुकी प्राणियों के वाह्य कंकाल का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन देगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। यह पूछ सकता है कि कशेरुकी प्राणियों के वाह्य कंकाल का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो केराटिन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, केराटिन प्रोटीन में कठोरता कारण किस तत्व को मानते हैं? तो वहाँ ऑप्शन देगा फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जो भी दे। तो आंसर क्या होगा? सल्फर। तो ये क्लियर हुआ कि यानी प्रोटीन के प्रकार, तो घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन के दो प्रकार हमने बताया, एक गोलाकार, दूसरा तंतुमय। गोलाकार यानी ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना ऐसे गोलाकार होती है, और ये प्रोटीन अगर इसको पानी में डाला जाए तो घुल जाएगी। जैसे अंडे को उबाल लीजिए, उसका पीला वाला भाग पानी में डाल दीजिए, देखिए घुल जाएगी पानी के साथ। तो यानी जितनी प्रोटीनें सब जल में क्या है? घुलनशील। यहीं पे आप केराटिन, जैसे नाखून, त्वचा, बाल, इसको आप पानी में डालिए कभी नहीं घुलेंगे, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन है? केराटिन। और केराटिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है? तो यानी ये ऐसी प्रोटीन है जो जल में क्या होती है? अघुलनशील होती, जल में घोलने पर घुलती नहीं है। एग्जाम्पल आपने लिया केराटिन प्रोटीन, तो केराटिन कैसी प्रोटीन है? तंतुमय। तंतुमय कैसी प्रोटीन होती है? जल में अघुलनशील। और इस प्रोटीन में कठोरता का कारण किस तत्व को मानते? सल्फर। और इस प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण होता है? जितने कशेरुकी प्राणी होते हैं इनके वाह्य कंकाल का निर्माण जो है इस प्रोटीन के द्वारा होता है। एक दो एग्जाम्पल और जैसे ओसीन प्रोटीन, तो शरीर की अस्थियों का निर्माण, जितनी हड्डियां हैं तो अस्थियों का निर्माण
किस प्रोटीन के द्वारा होता है? ओसीन। और ओसीन कैसी प्रोटीन है? तंतु यानी जल में अघुलनशील। इसी प्रकार से कॉन्ड्रेन, कॉन्ड्रेन जो है ये उपास्थियों में पाई जाती है। अब उपास्थियां कार्टिलेज यानी उपास्थियां और अस्थियां क्या दोनों? तो अस्थियां कठोर होती, उपास्थियां मुलायम होती हैं। अस्थियों में ये प्रोटीन होती है और इसके साथ जो है अकार्बनिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो यानी अस्थियों के रासायनिक संगठन को भी आगे हम पढ़ाएंगे कंकाल तंत्र में, आपको हम बताएंगे अस्थियां कठोर क्यों होती, उपास्थियां मुलायम क्यों होती। जैसे कान वगैरह, इसमें हड्डी नहीं है, क्या है? उपास्थि से बने। कान में हड्डियां कहाँ हैं, इसकी चर्चा डिटेल में होगी आगे। तो ओसीन प्रोटीन, अस्थियों का निर्माण इस प्रोटीन से, उपास्थियों का निर्माण इस प्रोटीन से। और जो एग्जाम में कई बार आया है एक्टिन प्रोटीन, एसआई में कई बार आया, एमपीएसआई वगैरह में। एक्टिन प्रोटीन जो है, एक्टिन और मायोसिन दोनों की बात करेंगे, तो ये प्रोटीन जो है मांसपेशियों में पाई जाती है। तो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण जो है किस प्रोटीन से होता है? तो एक्टिन और मायोसिन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्लास की एक बार रिवाइज हम फिर से करा देंगे प्रोटीन को। और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, इसको बाद में वीडियो देख करके आप आसानी से लिख सकते हैं जो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिससे आपको लिखते समय कोई दिक्कत नहीं। क्या किया? हाँ अंसारी जी कहाँ पे हैं? सल्फर, इसको हम बताएंगे आपको भी आगे। श्रेया यादव ने पूछा है। तो समझ में सबके आ गया? इसको नोट कर लीजिए, अगली क्लास में प्रोटीन को हम फिर से रिवाइज करेंगे और जो भी दिक्कत होगी हम सबका भी देखेंगे चल के जो है स्टेटमेंट, फिर अगले